नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, अब किसी शब्द को कहने पर किसी भी अदालत में कोई मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब चोर कहना, उचक्का कहना या छोटा मोटा शब्द कहना या किसी कौम को कुछ कहना अब उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि अब कुछ बड़े शब्दों ने भारत की राजनैतिक शब्दावली में प्रवेश कर लिया है। अब भारत हत्यारों, देशद्रोहियों और आतंकवादियों में विभाजित हो गया है। उधर वाले इन्हें हत्यारे और देशद्रोही और क्या कहते हैं कि आतंकवादी कह रहे हैं। मोदी जी ने इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया पूरे इंडिया गठबंधन को। कल संसद में राहुल गांधी ने उन्हें हत्यारा और सो कॉल्ड देशद्रोही कह दिया। तो नई शब्दावली के अंदर देशद्रोही, आतंकवादी, भारत माता के हत्यारे, अब ये नया चलन है। तो अब वो पुराने जो शब्द हैं, क्या कहना कि कुछ अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया गया, अब उनके कोई मायने नहीं रह गए हैं। दरअसल देश को जब विभाजित करने का एजेंडा हो तो यही होता है। जब एकमात्र उद्देश्य सत्ता को हासिल करने का हो जाए तो फिर बाकी हर चीज देश के अंदर गौण हो जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इसका दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि जो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो उनकी सोच है वो पूरी तरह से इन शब्दों में परिलक्षित होती है। फर्क इतना था कि पुराने जमाने में जब हम अटल जी या आडवाणी जी को याद करते थे या मुरली मनोहर जोशी, दरअसल वो एक अलग संस्कार लेकर पैदा हुए थे। या फिर ये कहा जाए, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें शायद इतनी ब्रूट मेजोरिटी नहीं मिली, हो सकता है उनकी शब्दावली भी चेंज हो जाती उस समय। चूंकि उस समय ब्रूट मेजोरिटी नहीं थी और दूसरों पे वो निर्भर करते थे, इसलिए उनको अपनी शब्दावली को थोड़ा माइल्ड रखना पड़ा। लेकिन वैसे भी वो व्यक्ति जो कि अटल जी थे या फिर मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, जसवंत सिंह, वो अलग संस्कारों वाले थे। अब गली मोहल्ले के छुटभइयों वाली राजनीति है, तो शब्दावली भी वही रहेगी और शब्द भी रहेंगे। अब बस एक ही कसर बची है यहां पर, कि वो जो माँ बहन की गालियां होती हैं, जो अक्सर गली मोहल्ले में सुनने को मिलती हैं, आजकल हिंदी फिल्मों में बहुत आजकल उनका उपयोग होता है उनको, और मैक्सिमम ए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और अगर आप ओटीटी वगैरह पे चले जाएंगे तो फिर तो वो गालियां कॉमन है, वहां तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। बस वही बोलनी अब रह गई है। मुझे लगता है कि शायद थोड़े दिन इंतजार कीजिए, आपको वो गाली गलौज जो है, जो कि विभत्स किस्म का है, गली मोहल्ले में यूज होता है, वो भी आपको सुनने को दर्शक मित्रों मिल जाएगा बहुत जल्दी। यहां तक तो हम पहुंच ही गए हैं। हम कहते हैं कि राजनीति का स्तर कितना डाउन होगा, कितना नीचे जाएगा, पर अब ऐसा लगता है कि पाताल की गहराई की भी कोई पराकाष्ठा नहीं है। हम और नीचे जा सकते हैं अभी। वैसे भी कहते हैं, बड़ी पॉपुलर सेइंग है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो ऐसा नहीं है कि जैसी प्रजा होगी और उसी में से राजा निकल के आएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो राजा सेट करता है ना। और जब राजा की शब्दावली ऐसी हो जाएगी, फिर कोई क्या कहे। और वैसे उन्हें उपहास उड़ाने की, क्रूड शब्द यूज करने की बहुत आदत है। शायद संस्कारों की बात है ये, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं आजकल अपने चैनल पर, वो हिंदुस्तान के नए सितारे हैं, नए स्टार हैं। उन्हें किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, और आज वो उतने ही पॉपुलर हैं और उन चेहरों को उतना ही मान सम्मान मिलता है जैसे किसी बड़े स्टार्स को आज बाजार में या मार्केट में मिलता है। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आनंद वर्धन सिंह जी और सुनील शुक्ला जी, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आप इस मंच पर आए। सबसे पहले आनंद जी आपके पास ही आता हूं।
आपसे मुलाकात आज तो थोड़ी दूसरे चैनल पे तो काफ़ी हो जाती है, हमारे अपने चैनल पे कम होती है। मैं आपके चैनल की व्यस्तता भी समझता हूँ और दर्शक मित्रों, द पब्लिक इंडिया नाम का एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया का चैनल है, प्लीज़ वहाँ जाइए। अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा और प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी जी का भी एक चैनल है और वहाँ भी जाइएगा और उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसी न्यूज़ और कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो शायद किसी और चैनल पर आपको ना मिले और साथ में मिलेगा एक इनका बहुत बड़ा जीवन का अनुभव। आनंद जी, ये नया भारत है, नई शब्दावली है, अब नए पैराडाइम्स हैं, नए आयाम हैं और कहाँ जाएंगे हम अब, और कहाँ जाना बाकी रह गया है? आनंद जी। जी नमस्कार और आपके सारे दर्शकों का एक बार अभिनंदन। मैं शुरू करने से पहले एक चीज और बोल दूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं दर्शकों को भी कह दूं, आप ही के दर्शक हैं, कि हम लोग एक फिजिकल मीटिंग में थे कहीं, जी। सिद्धार्थ नगर में एक मीटिंग कर रहे थे, बहुत से लोग थे साथ में। और दिनेश जी, और जनरली मुंह पे तारीफ नहीं की जाती है, दिनेश जी हम सब लोग सर्वसम्मति से मानते हैं कि इस समय देश में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कोई व्यक्ति है जो चैनल को चलाता है, वो आप हैं। क्योंकि अगर एक दिन में आप 5-5, 6-6, 8-8 शोज कर रहे हैं और विद उसकी रिसर्च कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ पैनल्स को लेके आ रहे हैं, तो उतना हम में से कोई नहीं कर पा रहा है। सार्वजनिक रूप से इस बात को मैं अग्री करता हूँ। अब बात में वहीं से शुरू करता हूँ जहां पे आपने खत्म किया था, कि संस्कारों की बात। संस्कार एक ऐसा वर्ड है जो स्लाइटली जिसको हर आदमी अपने अपने ढंग से डिफाइन करता है, क्योंकि किसी के संस्कार में पढ़ाई लिखाई भी आती है, माँ बाप की वो आती है, गुरु की वो आती है। कोई गुरु के क्वांटम को ज्यादा बताता है, माँ बाप के उसको कम बताता है। लेकिन ये ओवरऑल आपका परिवार, आपका परिवेश, आपका बैकग्राउंड, बहुत सी चीजों को मिलके बनता है। तो मैं इससे 100% वो हूं कि ये बात संस्कार की होती है। अब दूसरी बात से मैं एक जगह जहां से थोड़ा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, होता क्या है कि जब आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहते हैं कि सबका स्तर गिर गया है, तो वो जो 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 इस काम को किया है और जिसने ये सारी आग लगाई है और जिसने इस मर्यादा का को भंग किया है, उसको एक एक आप एग्जिट रूट दे रहे हैं। क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं, जब आप, और मैं साफ साफ कहूं, स्पष्ट सब, क्योंकि अभी आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5-6 महीने बाद इलेक्शन है, घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी को, राहुल गांधी को हम भाषा के मामले में एक उस पे पैमाने पे खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी जाति कर रहे हैं हम राहुल गांधी के साथ। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी को मैं इतने दिनों से, मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते हैं, राहुल गांधी की भाषा की मर्यादा मैंने आज तक टूटते हुए नहीं देखी, आज तक। और जो एक बात सोनिया गांधी के, एक 30 साल का तो अब उनका करियर भी हो रहा है, करीब करीब 30 नहीं तो 27-28 साल का पॉलिटिकल करियर हो रहा है, जहां पे एक्टिवली वो पार्टी से इन्वॉल्व है। उससे पहले उनके पति और उससे पहले उनकी सास, मतलब एक पॉलिटिकल फैमिली वाली महिला होने के बाद भी, एक जो उनके अगेंस्ट जो लोग कहते हैं कि उन्होंने मौत के सौदागर जब कहा था, और अगर आप किसी के परिप्रेक्ष्य में कहिए, तो जिस आदमी ने पुलवामा में अगर सौदागरी की, जिसने उसमें किया, जिस जो मणिपुर में ये कर रहा है, तो मौत का सौदागर नहीं है। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, लोग राहुल गांधी को कहते हैं कि साहब वो बड़ी दूर की दृष्टि होती है, उन्होंने जब कोरोना आने वाला था, सुनामी बोला था, फलाना बोला था, दूर की दृष्टि सोनिया गांधी की नहीं थी। शायद सबसे पहले हम सारे लोगों में, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे पहले सोनिया गांधी ने पहचाना था कि ये व्यक्ति मौत का सौदागर है। और मौत का सौदागर इसलिए कहा था क्योंकि गोधरा के हत्याओं में उसने जिस तरह के सौदेबाजी करके उसमें लाए थे, वो बिल्कुल साफ था। लेकिन उस समय इसमें थूथू की गई थी और हम सब लोगों को लगा था कि शायद ये नहीं कहना चाहिए था। मैं 2-3 चीजें इसलिए जल्दी से कह दूं, बहुत विद्वान पैनल है और सबको समय, मैं दूसरे को ज्यादा सुनना चाहूंगा। मैं जल्दी से एक खाका खींच दे रहा हूं जो मेरी समझ है। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये माना गया कि हम सब, चाहे मैं हूं और चाहे मेरा ड्राइवर है और चाहे अंबानी जी है, हम सबके मामले में देश की जो सबसे बड़ी बात थी कि हम प्रजा से नागरिक हुए और हमारा वोट की कीमत और मेरे यहाँ जो झाड़ू लगाए और अंबानी के वोट की कीमत एक है और हम सब एक है। अब अगर उस वोट को आप खरीदने की कोशिश और लाभार्थी और इनको मैं मुफ्त में राशन देने की सब बातें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप उस मर्यादा का भी उल्लंघन कर रहे हैं। जब देश हुआ तो ये माना गया कि देश भाई किस नियम से चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान के लिए कैसे होगा भाई, तो एक लोकतंत्र का एक वो बनाया गया स्ट्रक्चर, उस पे हुआ कि लोकमत की बात होगी।
लोकमत कैसे होगा भाई? चुनाव होंगे और उसका मर्यादा और सम्मान होगा। अगर आपके पास 303 नहीं 543 भी अगर आपके पास आ जाए और सदन में मैं मान के चलूं कि कोई भी विपक्ष ना हो, जो नागालैंड में एक आप अभी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष की एक भूमिका होती है किसी भी लोकतंत्र में। अब हुआ क्या है कि 2014 के बाद आप लगातार उस फेडरल स्ट्रक्चर को, जहां पे राज्यों को अपने हिसाब से राज्य को चलाना था, अपने हिसाब मतलब जो उनकी प्रायोरिटीज थी, कहीं एग्रीकल्चर प्रायोरिटी, कहीं इंडस्ट्री प्रायोरिटी है, कहीं कुछ अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, कहीं ट्राइबल ज्यादा है तो ट्राइबल की प्रायोरिटीज है। दर्शकों को बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे 90% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है और देश के संविधान ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। अगर 40 सीटें तो 39 सीटें, 55 सीटें तो 54 सीटें ट्राइबल के लिए है। अगर आप उसको उसको हिलाने लगेंगे और अगर आप खुलेआम कहेंगे डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, जो कि गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि आप जैसे ही डबल इंजन बोल रहे हैं आप ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती है। दो तीन छोटी छोटी बातें जो बहुत धीरे से इससे निकल जा रही हैं लोगों के उससे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। जयराम रमेश ने कल इस्तीफा दिया है पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी से एज चेयरमैन, और उनका कहना यह है कि जब स्टैंडिंग कमेटी में आप कोई बिल ही नहीं भेजते हैं, जिसके लिए ये सारी व्यवस्था हुई थी कि अगर कोई बिल आएगा तो पहले उसमें बातचीत होगी, आपस में एक दूसरे की राय होगी, कुछ असहमति होगी, कुछ सहमति होगी, फिर भेजा जाएगा, डिस्कशन होगा, आपने उस डिस्कशन के उसको जीरो कर दिया है। तो ठीक है, उनका कहना है फिर इसको 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 बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज दर्शकों को भी बता दूं कि एक ऐसा बिल आज पास होने जा रहा है, एक नहीं तमाम बिल पास हुए हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा बिल पास होने जा रहा है इस पार्लियामेंट में, आज वो पास कर रहा है हमारे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का बिल। और जहां पे वो काम क्या कर रहे हैं, जो 3 लोगों की व्यवस्था थी कि उस कमेटी में 3 लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? कह रहे हैं नहीं चीफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं, मैं कैबिनेट मंत्री ले आऊंगा। और कैबिनेट मंत्री अगर स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसे ही लोग आएंगे ना, कैबिनेट मंत्री तो इन लोग भी हैं। और इन कैबिनेट मंत्री कितने अच्छे हैं और कितने वो हैं, इसको कोई कहने की जरूरत नहीं है। और कैबिनेट मंत्री अगर मोदी जी सामने खड़े हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, इसको भी कहने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे लोग जिनका जीरो हुआ है, उनका यह है कि अगर मुझे कहीं पे भी कोई इतना भी इरिटेट कर रहा है तो उसको वो सामने नहीं खड़ा देखना चाहते हैं। ये जो बात थी, जो नेशनल कैपिटल वाला जो एक कानून बना दिल्ली राज्य का, ये सारी चीजें जो उस दिन राघव चड्ढा ने कहा गलत नहीं है, ये आज अगर ये सरकार और कंटिन्यू करती है तो देर सवेर ये सारे राज्यों के अधिकार खत्म करना शुरू करेंगे, ऑफिशियल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के हिसाब से। ये एक ऐसा व्यक्ति, हमारा प्रधानमंत्री ऐसे हैं, इनको मूल रूप से पहले सांसद चुने गए हैं और चूंकि ये सांसद एक सबसे बड़ी पार्टी के हैं और वहां से इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बने, प्रोसेस ये है, ये अपनी जो मूल इनका काम है उस संसद में आते ही नहीं। ये संसद को इस लायक ही नहीं समझते हैं कि वो जाएं, ये अपने को संसद से बड़ा समझते हैं। अब देखने वाली बात है कि संसद ने इनको बनाया है, ये संसद के लिए है या संसद से है, ये हमको और आपको भी समझना होगा। वहां की जो 2 इंस्टीट्यूशन, स्पीकर और राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे, उनकी क्या हालत कर रखी है, क्या हालत कर रखी है। आज खुलेआम ये हो रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है। आप जब कोई ऑपोजिशन के लोग बोलते हैं तो आप उन तक कैमरा तक उधर नहीं रखने का वो करते हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर व्यक्ति का कैमरा ऑफ कर देते हैं। आप वो जो दुबे जी है, निशिकांत दुबे जी का जब क्या हुआ है, मंत्री भी खड़ा हुआ है तो उसका माइक ऑन रखते हैं, उसके ऊपर कैमरा फोकस किए रहते हैं। ये आप जिस तरह से पार्लियामेंट चल रही है वो देखने वाली बात होगी। एक चीज मैं कह के और खत्म करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ही अब चला रहा है, लेकिन बहुत से लोग, हम सब लोग खुश थे कि भाई राहुल गांधी में बड़ा अच्छा जजमेंट दिया, फिर लोग बड़े खुश हैं कि इस मणिपुर, लेकिन याद रखिएगा यही सुप्रीम कोर्ट एक ईडी जो है, जो डायरेक्टर हमारे मिश्रा जी हैं ईडी के, उनको ये खुद कह रहा है कि ये गैर कानूनी है, ये भाई साहब अवैध हैं, वर्ड है अवैध। उस अवैध व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जो खुद कह रहा है अवैध है, उस अवैध को आगे तक दे रहा है। मतलब इससे बड़ा इस देश का हंसी क्या हो सकती है। आखिरी बात इसलिए कहूंगा कि वो कहना जरूरी है, सारी जो मतलब किस बेशर्मी से कि कल राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया, फ्लाइंग किस दिया।
राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया नहीं दिया, वो उनका डायरेक्शन इधर था, उनका मुंह उधर था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपके देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है, ब्याहता औरत के साथ, जो किसी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट की पत्नी, उसके साथ हाथ कैसे मिलाता है? और ये लिखे गए हैं कई जगह, वो हाथ छोड़ता ही नहीं है। ये इतना इतना निर्लज व्यक्ति हमारे देश के, हम लोगों का सिर शर्म से झुकता है। एक किसी व्यक्ति का, जब आप वहां पे जहां चलन है कि महिला का हाथ छुआ जाता है, इट इज टच एंड रिमूव। ये थोड़े ही कि एक हाथ फिर दोनों हाथ फिर पकड़ के अब वो छोड़ ही नहीं रहे हैं हाथ। ये निर्लजता नहीं दिखाई देती है किसी इसको सर बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्वींस हैंडशेक कहा जाता है, कि बिल्कुल सिर्फ फिंगर टच होनी चाहिए, बस। ये हिस्सा ये टच नहीं होना चाहिए। नहीं, पाम शुड नॉट बी देयर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ठीक है भाई, हमने उतना नहीं, हम हाथ भी मिला लिए, लेकिन हाथ मिला के दूसरा हाथ भी पकड़ लिया, फिर हाथ ही नहीं छोड़ना है। ये निर्लजता हो सकती है इस देश में, और कोई नहीं बोल रहा है। इन महिलाओं को, ये स्मृति ईरानी को वो नहीं दिखा, उनको ये नहीं दिखा कि आपके देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी ये काम कर रहा है, और उसके बाद आप इसको पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना रही हैं। तो अगर राहुल गांधी की फ्लाइंग किस की बात होगी, तो इनकी भी बात होनी चाहिए आज की तारीख में। मैं अभी इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं, अगर नेक्स्ट टाइम मिला तो उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इतनी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दिनेश जी। जी, मैं आज